जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अब एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत सरकार ने, भारत के होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। समझिए दोस्तों, इसके कई मायने हैं, जिसके तहत हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। दुश्मन के हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस एस्पेक्ट पर नागरिकों और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स भी है। साथ ही जो हमारे महत्वपूर्ण प्लांट्स हैं और इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें समय से पहले छिपाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इवैक्यूएशन प्लान और उसका रिहर्सल किया जाएगा। बहुत मायने दोस्तों, अब यानी आर पार होना तय है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर से पीएमओ पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे हैं। वहीं रशिया दोस्तों अगले कुछ हफ्तों में इंडियन नेवी को दूसरा प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट, जिसे कि आईएनएस तमल कहा जाता है, उसे सौंपेगा। ये रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस से लैस फ्रिगेट है और इसे ब्लू स्टार नेवल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तानी नागरिक 3 से 4 मई की रात गुरदासपुर घूमने आया था और बीएसएफ के जवानों ने अब उसे पकड़ लिया। उसे पंजाब पुलिस के हवाले सौंप दिया गया और 2 दिन के रिमांड पर उसे भेज दिया गया। ऐसे न जाने और कितने हैं जिन्हें अब चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत इतनी टाइट हो चुकी है कि वो दर दर जाकर भटक रहा है कि उसे कोई बचा ले। अब पाकिस्तान में चाइना के राजदूत जियांग ने उनके राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूएनएससी में भी गुहार लगाई है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूएई से भी वो बातचीत कर चुका है, लेकिन उसे कहीं से कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में चाइना, जो कि इसका आयरन ब्रदर कहा जाता है, वो अब उसको कुछ सलाह दे सकता है। अभी चाइना भी यही सलाह देगा कि भारत के साथ भूल के पंगे मत लेना। ये मत भूलना कि तुम हर जंग उनके साथ हारे हो। भारत वो देश है जो चाइना से मुकाबला करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जनरल असीम मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंडस एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में एक बार फिर से उसने 120 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट किया है और ये उनका दूसरा परीक्षण है। इन पाकिस्तानियों को कोई जाकर बताया कि भारत हर महीने ऐसे कई टेस्ट करता है, लेकिन अब टेस्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक करने शुरू कर दिए और सुबह से खबरें चल रही थी कि पाकिस्तानियों ने भारत सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑफिशियल थिंक टैंक MPIDSA मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस को हैक किया है। यहाँ पर दोस्तों अब ये बात क्लियर हो चुकी है भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तानी साइबर फोर्स के नाम से एक ग्रुप एक्टिव है, जिसने की ये दावा किया कि उसने भारत का संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव डेटा लीक कर लिया है और उसने तरह तरह की तस्वीरें भी डाली। इस ग्रुप ने बताया कि उसने रक्षा मंत्रालय के तहत एक PSU कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट को भी हैक किया है, जिसमें कि उसने पाकिस्तानी झंडे और अल खालिद टैंक का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसके बाद भारत की साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियों ने और ऐसे साइबर अटैक ना हो, इन्हें पता लगाने एक्टिवली निगरानी करनी शुरू कर दी है। भारत ने अब अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत कर दिया, ताकि किसी भी तरीके के घुसपैठ के प्रयासों को रोका जा सके। वहीं बीएसएफ को 16 नई बटालियन मिलने वाली है, जिसमें कि लगभग 17,000 जवान शामिल होंगे। वर्तमान में बीएसएफ की 193 बटालियन है, जिनमें से प्रत्येक में 1,000 से ज्यादा कर्मी होते हैं। इसके अलावा बीएसएफ को 2 नए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे, जिसमें से एक पश्चिमी कमांड में होगा और दूसरा पूर्वी कमांड में होगा। वहीं दोस्तों, इतिहास में पहली बार जम्मू के अखनूर में चिनाब में पानी का स्तर कम हो गया है और सलाल प्रोजेक्ट की वजह से ये पानी रोक दिया गया है। और कुछ जगहों पर तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पैदल चलकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए DRDO के द्वारा तैयार की गई क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM सिस्टम के लिए 25,000 करोड़ के ऑर्डर को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है और इसे 360 डिग्री कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है। QRSAM 30 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर ये किसी भी विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को खत्म कर सकता है। अशोका लीलैंड 8x8 पर इसे माउंट किया गया है। इसमें एडवांस नेविगेशन और रडार सिस्टम के साथ एक सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है। यहाँ पर QRSAM हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज और रैपिड रिस्पॉन्स दे सकता है, खास करके पाकिस्तान और चाइना को, क्योंकि ऐसे में हम अपने S-400 जैसी विदेशी प्रणालियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि QRSAM ये सारे रोल निभा सकता है। इसके अलावा भारत के प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम तेजी से चल रहा है, जो कि भारत की एक लॉन्ग टर्म जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं दोस्तों, DRDO ने इंडियन UAVs की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हल्के रडार वार्निंग रिसीवर और जैमर रेडॉम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। और ये जो रेडॉम है दोस्तों, वो दुश्मनों के रडार को डिटेक्ट और काउंटर करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा ये रडार ट्रांसपेरेंट, ड्यूरेबल और इनका वजन 3.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे का एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होने में सक्षम होने चाहिए। और भारत का ये जो स्टेप है, उसका उद्देश्य चाइना और पाकिस्तानी रडार सिस्टम से क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करना है। दोस्तों, 2019 में जो बालाकोट हवाई झड़प हुई थी,
उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी कि सैम मिसाइलों की खरीद तेज की है, जहां भारत ने अपने स्वदेशी आकाश 1S प्राइम जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, इसके अलावा मीडियम रेंज के खतरों के लिए इंडो इजरायली बराक 8 MR सैम जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है और लंबी दूरी के लिए रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। S-400 के जरिए भारत स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, जिससे कि भारत की क्षमता यहाँ पर काफी बढ़ जाती है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी मीडियम रेंज की कवरेज के लिए चाइनीज LY-80 EV जिनकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है, इसके अलावा उच्च ऊंचाई वाले खतरों के लिए HP-9P जिसकी रेंज 125 किलोमीटर है और भारत की एयर पावर का मुकाबला करने के लिए HQ-9BE जिसकी रेंज 260 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच बताई जाती है, इन्हें खरीदा है। और ये जो खरीद है वो ऑब्वियस सी बात है क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पर भारत को एक बड़ी बढ़त मिलती है क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं चाइना के बाद इसरो ने स्पेसएक्स सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में नकली डॉग फाइट को ऑपरेट किया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये, जिसे कि 475 से 500 किलोमीटर की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एडवांस ऑर्बिटल मैनूवर किया गया। इसका इस्तेमाल दोस्तों भारत युद्ध के टाइम पे कर सकता है। मतलब साफ है कि अगर दुश्मन का कोई सैटेलाइट भारत के ऑर्बिट में घुसने की कोशिश करता है या जानकारी जुटाने की कोशिश करता है तो ये सैटेलाइट उसे एंगेज कर सकता है। वही भारतीय सेना दोस्तों अब अमेरिकी स्ट्राइकर से परेशान हो गई है क्योंकि इसने हाई एल्टीट्यूड पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, जिसके बाद भारतीय सेना स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर की खरीद को छोड़ने की सिफारिश कर रही है और इसमें तो ऑलरेडी कम पावर वाला इंजन भी लगा है। साथ ही साथ रगेड कॉम्बैट इन्वायरमेंट में ये काम नहीं कर पाता है, इसीलिए इसकी बजाय भारतीय सेना स्वदेशी एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म वील्ड का सपोर्ट करती है, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्स के साथ DRDO के द्वारा विकसित वील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म 8x8 संस्करण है। 80% स्थानीय कंपोनेंट्स के साथ ये जो AAP मॉड्यूलरिटी, बेहतरीन ऑल टेरेन क्षमता और एडवांस वेपन इंटीग्रेशन के साथ आता है, जो कि भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को रेखांकित भी करता है। भारतीय सेना की योजना है कि 198 वैप यूनिटें खरीदी जाएं। बात साफ हो जाती है कि अब अमेरिकी स्ट्राइकर के रास्ते बंद हो गए हैं और स्वदेशी एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म वील्ड को ही भारतीय सेना सपोर्ट करेगी और करना भी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन का इशू, फिर जियोपॉलिटिकल इशू, बेहतर है स्वदेशी प्लेटफॉर्म। आखिरकार दोस्तों भारत ने अपने रेलगन प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। DRDO ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन टेक्नोलॉजी पर फ्यूचरिस्टिक रिसर्च और उससे संबंधित जो सब सिस्टम्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी फैसिलिटी शुरू की है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है वो हाइपरसोनिक वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सकती है और जापान तो ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, उसने परीक्षण भी किया है। इसके जरिए भारतीय सेना और नौसेना की भविष्य की लड़ाकू क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैट्स वॉरियर जो कि एक 2 टन का लॉयल विंगमैन यूकैफ है, जिसे कि HAL भारत के मैन फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करने के लिए तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसमें ASRAM लगाई जाएगी और साथ ही साथ इसके दूसरे हार्ड पॉइंट्स पर अस्त्र मार्क 1 BVRAM लगाई जाएगी। हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें जोड़ी जाएगी, जिसमें कि DRDO की 100 भी इसमें इंटीग्रेट की जाएगी। आपको बता दें कि इस लॉयल विंगमैन में इंटरनल वेपन बे भी है और ये कैट्स वॉरियर ऑटोनॉमस बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट के लिए एक कॉम्पैक्ट ISR रडार का इस्तेमाल करेगा, जो कि पायलटों के जोखिम को भी कम करेगा और उनकी मारक क्षमता बढ़ाएगा। और ये जो कैट्स वॉरियर होगा दोस्तों, ये तेजस फाइटर जेट के रडार से डेटा लिंक गाइडेंस पर निर्भर होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में पुंछ पुलिस और सेना की रोमियो फोर्स ने एक ज्वाइंट अभियान चलाकर सुनरकोट गांव में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसमें कि 5 IED, रेडियो सेट, तार, दूरबीन और कंबल बरामद किए गए हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी आतंकी छिपे हुए हैं। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर जेन नाकातानी के साथ मुलाकात की है। साथ ही जनरल नाकातानी ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में जापान ने भारत को JCAP प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी कहा है। यहाँ पर जापान को लेकर एक और बात है, जापान के पास सरयू पनडुब्बी से लेकर टाइगर क्लास से लेकर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जेट FX तक एक एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपने पास रखता है। और साथ ही साथ भारत अपने प्रोजेक्ट 75I के लिए जो लिथियम आयन AIP सिस्टम की तलाश कर रहा है। ऑलरेडी जापान प्रशांत महासागर में जो जापानी निर्मित टाइगर पनडुब्बी में उसने फिट भी किया है। ऐसे में भारत को जापान के साथ इन चीजों को लेकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बांग्लादेश। इस बार फिर से बांग्लादेश ने त्रिपुरा के पास अपना TB2 ड्रोन उड़ाया और ये दोस्तों बहुत ही चिंता की बात है। ये लगातार ऐसे काम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये ड्रोन हमारी सीमा की निगरानी कर रहा है तो इसे तुरंत उड़ा दिया जाए और इस छोटे देशों से पूछने की जरूरत ही क्या है। बाद में बोल दीजिएगा कि गलती से हमने इसे खत्म कर दिया। पता नहीं भारत क्या बनना चाहता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया इस चीज़ को लेकर के। भाई आपके पास पूरी अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान आज नाच रहा है, दूसरी तरफ ये बांग्लादेश नाच रहा है। कुछ टाइम पहले आपका ये भी नाच रहा था, क्या नाम है इसका, मालदीव।
जहां पाकिस्तान भारत को दोस्तों धमकी दे रहा है कि वो भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पाकिस्तान की रेंज बहुत सीमित है, लेकिन पाकिस्तान को दूसरे हमले का मौका नहीं मिलेगा। एक ही बारी में भारत ये तबाह कर देगा, नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भारत के साथ जंग लड़ेगा, $100 बिलियन से ज़्यादा का तो कर्ज इनके ऊपर हो रखा है। इनका फॉरेक्स देख लो, बजट देख लो, रक्षा बजट। तो फिलहाल ये थी अभी तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।